प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को बुधायन टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। आज जो आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं वो इतिहास का पहला लेसन है क्लास 10 का। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद को हम आप लोगों को 6 भागों में बांट कर बताएंगे। पहला क्या है, फ्रांसीसी क्रांति। दूसरा है नेपोलियन और वियना सम्मेलन। तीसरा है राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास। चौथा है जर्मनी और इटली का एकीकरण। पांचवा है बाल्कन क्षेत्र और संघर्ष, है ना। और छठा है निष्कर्षण और फास्ट रिवीजन। तो इस तरह से आप लोगों को मात्र 6 दिन में लेसन 1 समाप्त कर दिया जाएगा, पूरा डिटेल में आंसर क्वेश्चन के साथ। यदि आप लोग इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए। पहला भाग है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुआ, कैसे पृष्ठभूमि बनी, कारण क्या था, उसका परिणाम क्या हुआ, ये सब आज चर्चा करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है फ्रांसीसी क्रांति। तो जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हुआ है ना, तो उस समय वहाँ का राजा था लुई 16वां और उसकी रानी थी मेरी एंटोनेट, है ना। क्या नाम था? मेरी एंटोनेट, है ना। लुई 16वां और मेरी एंटोनेट, ये क्या था? निरंकुश शासक था। मतलब इस पे किसी तरह का कोई अंकुश नहीं था, पाबंदी नहीं था। जो मन में आता था वह काम करते रहता था। जो महारानी थी फिजूल खर्च करती थी, है ना। जो राजकोष होता है, राजा का जो धन संपत्ति होता है संचित, जो आर्थिक स्थिति में काम आता है, तो उसमें से पैसा आना धूम उड़ाती थी, है ना। पार्टी में जाना, है ना, फैशन पे उड़ाना, ये सब करते रहती थी। देश में क्या हो गया? तो आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, है ना। भारी टैक्स वसूला जा रहा था, महंगाई बढ़ गया, है ना। युद्ध का खर्च अलग से था। कौन सा था युद्ध? तो सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच चला था, है ना। तो उस युद्ध में भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था, है ना। जानता क्या था? त्राही त्राही हो गया था, है ना। चाहता था कुछ ऐसा हो कि इस राजा से हमें मुक्ति मिले। एक और बात, वहाँ की जो जनता थी 3 भागों में विभाजित थी। कितना भाग में? 3 भाग। जैसे भारत में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटीएस, है ना। उसी तरह से वहाँ पर भी उस समय, है ना, वहाँ की जनता 3 भागों में क्या था? विभाजित था। पहला क्या था? पादरी। दूसरा था जमींदार या राजघराना, है ना। तीसरा क्या था? किसान, व्यापारी, मजदूर, वकील, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग, है ना। तो पादरी को और राजघराने को या जमींदार को विशेष सुविधा दिया जाता था। इन लोगों से किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, है ना। किसी प्रकार के कोई क्या होता है? टैक्स इन लोगों से नहीं लिया जाता था। जितना भी टैक्स था वो कौन देता था? तो किसान, व्यापारी, मजदूर, वकील। अब देखिए, तो जब देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था, पैसा की कमी हो गया, है ना, लुई 16वां के पास, तो क्या किया? एक मीटिंग किया। मीटिंग किसका था? है ना, तो ईस्टर्न जनरल की थी। क्या था? ईस्टर्न जनरल की थी, जो लगभग 176-75 साल बाद ये मीटिंग हुआ था, है ना। तो कब हुआ था? मई 1789 में। तो इसमें क्या था? ईस्टर्न जनरल का अर्थ क्या होता है? ईस्टर्न जनरल का होता है पादरी, जमींदार, किसान, तीनों वर्गों का एक समूह था जो राजा को सुझाव देता था समय समय पर। लेकिन ये क्या था? 176 वर्षों तक वहां पे कोई बैठक नहीं हुआ था। जब देश में आर्थिक संकट आया, है ना, राजकोष जो था समाप्त हो चुका था, तब जाके ये बैठक बुलाया गया। तो इसमें बैठक हुआ, है ना। तो जो तीसरा वर्ग था नेशनल असेंबली, है ना, तीसरा जो वर्ग था, तो क्या किया? नेशनल असेंबली नाम के एक अलग संगठन बनाया, है ना। उसमें मीटिंग में भाग नहीं लिया क्योंकि बहुत दिनों के बाद हो रहा था। और जो टैक्स था इसी प्रकार लादा जा रहा था दोबारा से भी, है ना। ये लोगों को टैक्स क्या रखा गया था? फ्री रखा जा रहा था, टैक्स फ्री। लोग पर टैक्स क्या था? लादा जा रहा था। ये लोग कहें ना कि हम अलग असेंबली बनाएंगे, तो लोग अलग असेंबली बनाए, तीसरा वर्ग। और 14 जुलाई 1789 को जो वहाँ के किला था, बास्टिल का किला पर हमला किए, है ना। और वहाँ के जो कैदी था, जो इनके सहयोगियों को, मजदूर को बंदी बना कर रखा गया था, उन लोगों को मुक्ति भी करवाए इस तरह से, जिस इतिहास में इसको फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। अब देखिए इन लोगों ने क्या किया? नेशनल असेंबली के लोगों ने 1791 में संविधान बनाया, एक नियम कानून बनाया कि इस तरह से देश को, अपने शासन को चलाना होगा, है ना। और 1792 में गणतंत्र की स्थापना कर दी। पहले क्या था? राजतंत्र, मतलब राजा के बेटा ही राजा बनेगा,
अब लोग का मन कर रहे हैं गणतंत्र, ना कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करेगा और जिसको चुनेगा वह क्या बनेगा, राजा बनेगा। यहाँ स्थिति बदल रहा था। फ्रांस में नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। अब है फ्रांसीसी क्रांति की उपलब्धियां, है ना। तो फ्रांसीसी क्रांति होने से क्या क्या वहां की जनता को प्राप्त हुआ, क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुआ, है ना, ये सब पढ़ना है। तो पहला है राजतंत्र का अंत हो गया, मतलब राजा की जो शक्ति थी, जो मनमानी कर रहा था, उसको प्रतिबंध लगा दिया गया, है ना। उस बाद तो अधिकार पत्र लागू किया गया। अधिकार पत्र में क्या कहा गया कि मनुष्य एक समान है, मतलब सभी मनुष्य क्या है, एक समान है ना। जाति के आधार पर जैसे पादरी हो गया, राजघराने हो गया, समान लोग हैं, तो किसी तरह के कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। टैक्स यदि देगा तो सभी लोग टैक्स देगा, है ना। कानून बनेगा तो सब लोग एक समान है। जिसमें क्या है, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था, स्लोगन क्या था, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति क्या था, स्लोगन था, है ना। लिबर्टी, इक्वालिटी, है ना, फ्रेटर्निटी। अब देखिए समांतवाद का अंत। समांतवाद का अर्थ क्या है कि राजा अपने से नीचे लोगों को रखता था, है ना, कुछ क्षेत्र देता था। एक तरह से कह सकते हैं जमींदारी प्रथा था, वहां से लोग क्या करते, टैक्स वसूलते थे। इसको अंत कर दिया गया। कोई अब क्या रहेगा, समांत नहीं है, कोई अब जमींदार नहीं है ना। सब किसान रहेगा या शासक है, जो मतलब राजा है वो राज करेगा। अब देखिए समान कानून लागू हुआ, है ना। क्या हो, समान कानून लागू हुआ, मतलब सबके लिए एक जैसा दंड रहेगा, राजा का बेटा हो या गरीब का हो। अब देखिए 1793, तो 1793 का हो आतंक का शासन आरंभ हो गया। आतंक का शासन का अर्थ क्या है कि जो अगला राजा बना, है ना, तो उसका नाम था रोबिस्पियर। कठोर नियम कानून लगा दिया, मतलब कोई गलती करता है तो फांसी दे दो, जान से मार दो। इसी को हम बोलते हैं आतंक का शासन। थोड़ा सा भी गलती में बहुत बड़ा सजा देने के लिए प्रावधान कर दिया गया है। लुई 16वां रानी मैरी एंटोनेट को, है ना, गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन क्या है, एक तरह का मशीन है जहाँ पे चढ़ा के और सर को धड़ से क्या कहता है, शरीर से अलग कर दिया जाता है, इसी बोलते हैं गिलोटिन। अब है आतंक का अंत। आतंक का अंत, आतंक का अंत का अर्थ है कि 1794 में रोबेस्पियर को फांसी दे दी गई, है ना। इस तरह से जो कठोर नियम था वहां समाप्त हो गया। सत्ता का नियंत्रण मध्य वर्ग के हाथों में आ गया। किसके हाथ में आ गया, मध्य वर्ग, किसान, वकील, पढ़े लिखे लोग, है ना, ये लोग क्या करने लगे, सत्ता संभालने लगे। 1795 से लेकर 1799 तक डायरेक्टरी का शासन रहा। डायरेक्टरी क्या था, जो मध्य वर्ग के लोग थे, ना, वो सत्ता संभाले। तो कोई एक आदमी नहीं था उसमें, 5 लोग मिलकर सत्ता संभालते थे, ना, मतलब 5 नेताओं का क्या थे, समूह था, आपस में विचार विमर्श करते थे, है ना। और जो सही लगता था उसको क्या करते थे लोग, लागू करते थे। तो लेकिन ये लोग ढीला पड़ गए, तो 5 लोग था, है ना, तो खींचातानी होने लगा, सत्ता में पकड़ ढीला हो गया, है ना। एक लोग दूसरे को बचाना चाहते थे, अपने पार्टी को या अपने समर्थक को, तो जिससे क्या हो गया, उनके राज्य में भ्रष्टाचार और अराजकता बढ़ गई, जनता असंतुष्ट हो गई, है ना। तो उसी समय 1799 में नेपोलियन का उदय हुआ। मतलब नेपोलियन का उदय कहा था कि नेपोलियन का शासन आरंभ हुआ। नेपोलियन कौन था, तो नेपोलियन फ्रांस की सेना के एक जनरल था, है ना, जिसने अपने बल पे एक साम्राज्य स्थापित किया, है ना। वह राजा बन गया अपनी योग्यता के बल पे। यही तो लोग चाहते थे कि जिसमें योग्यता हो वो राजा बने, है ना। तो नेपोलियन में योग्यता था, वह क्या बना, राजा बना। तो 1799 से किसका शुरुआत हुआ, नेपोलियन युग की शुरुआत हुआ। 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन कोड लागू किया, जिसे बोलते हैं नेपोलियन संहिता भी कहीं के लिखते हैं, है ना। अब फ्रांस में जो क्रांति का दौर था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस तरह से देखा जाए ना, तो जो फ्रांस में नियम कानून लागू हो गया, राजतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो गया, जनता का शासन आ गया। फ्रांस में क्या हो गया, क्रांति का दौर समाप्त हो गया, है ना। लेकिन जो फ्रांस का विचारधारा जो था, क्या करना, राजतंत्र को नष्ट करना, वो पूरा यूरोप में फैल गया, है ना। कहाँ फैला, तो ये पूरा यूरोप में फैला। इटली, जर्मनी, बाल्कन क्षेत्र के लोगों ने क्या किया, है ना, राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक हो गए और नेपोलियन बोनापार्ट उन लोगों को सहायता किया,
कि मतलब राजतंत्र को समाप्त करके जिसमें योग्यता हो वही लोग क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। तो इस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट भी अहम भूमिका निभाया। जहाँ जहाँ राजतंत्र था उसको समाप्त किया और लोकतंत्र की, गणतंत्र की स्थापना करवाया।